भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ और यह संशोधन क्या था? आर्टिकल 15(4) यानी शिक्षा और रोजगार में राज्यों को आरक्षण का अधिकार देने वाले संविधान संशोधन की कहानी क्या है? कम्युनल जियो क्या है? श्रीमती चंपकम दुरईराजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास का केस क्या है? श्रीमती चंपकम दुरईराजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? और पेरियार एबी रामासामी के आर्टिकल 15(4) को लाने में क्या संघर्ष रहा, हम सब ये सब जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय ताल, आसपास की खास बातें डॉक्टर अमृतांशु के साथ। साथियों, भारत का पहला संविधान संशोधन कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उस वक्त भारत में इंटरिम गवर्नमेंट की सरकार थी और तत्कालीन जो हालात थे कई बिंदुओं पे, उन सभी पे एक कंसेंसस पूरे देश स्तर पे बनाया गया और कई आर्टिकल्स हम अभी आगे चर्चा करेंगे, उस पर बातें हुई और उन पे संशोधन लाए गए। ये फर्स्ट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं इसको, 1951, ये 12 मई 2051 को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है और उसके बाद ये सेलेक्ट कमेटी के पास चला जाता है। सेलेक्ट कमेटी के पास कुछ संशोधनों के साथ फिर से वापस पार्लियामेंट में आता है और फाइनली उन संशोधनों के साथ 2 जून 1951 को पार्लियामेंट 1951 एक्ट फर्स्ट अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है। इस बिल में आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किए गए। इसके अलावा उसमें 2 और भी नए आर्टिकल जोड़े गए, 31A और 31B। और भी एक जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि 9th शेड्यूल भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसी वक्त जोड़ा गया था। आप सभी जानते हैं कि 9th शेड्यूल के अंतर्गत जो प्रावधान दर्ज किए जाते हैं उन्हें जुडिशियल रिव्यू से अलग रखा जाता है। जो भी प्रावधान 9th शेड्यूल के अंतर दर्ज हैं, उन प्रावधानों का जुडिशियल जो हमारी संस्थाएं हैं उसका रिव्यू नहीं कर सकती हैं। तो इस पर हम आगे आते हैं एक्चुअली, क्योंकि आज हम बात करेंगे आर्टिकल 15(4) के बारे में। आर्टिकल 15(4) आप जानते हैं कि क्या है? आर्टिकल 15(4) यह कहता है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। ये प्रावधान है, मतलब ये है इसका कि कोई भी स्टेट अपने स्टेट के अंतर्गत उनका एक अपना आकलन होगा, उनकी स्टडी होगी और अपने उस स्टेट के भीतर जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग होंगे या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होंगे, उनके उत्थान के लिए यदि वो कोई पॉलिसी बनाती है तो उसे कोई नहीं रोकेगा। ये है। लेकिन ये मामला आया क्यों? आर्टिकल 15(4) को जोड़ा क्यों गया? A clause was added to Article 15, Clause 4, which provided that the government can make special provision in favor of any socially and educationally backward classes of citizens or for scheduled castes and scheduled tribe. Now, question arises why the necessity arose to make this kind of amendment. We have to look this amendment in the context of Article 14, 15 and 16 of the Constitution, because all these 3 articles deal with right to equality, which is enshrined in the preamble of the Constitution itself. Preamble talks of justice, social, economic and political, also talks about equality of status and of opportunity. But this cannot be achieved unless you carry out the principles as enshrined in Part 4 of the Constitution dealing with directive principles of state policy. Therefore, Article 14 was extended further by Article 15 and 16, where Article 15 prohibits discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth, and Article 16 provides for equality of opportunity in public employment. While framing Article 15, the Constituent Assembly made a special provision that for women and children an exception can be created
However, similar kind of exception was not created for the socially and educationally backward classes and for the scheduled caste and scheduled tribes. And if they have to be brought at par with other people in the society, then probably the similar kind of status which was given to the women and children for making a special laws for them was required to be made for the socially and educational backward classes as well as for scheduled caste and scheduled tribe. To achieve this objective and to give effect to the preamble of the Constitution as well as the directive principle of state policy, as exception was created by adding clause 4 to Article 15, which said that government can make special provision in favor of any socially and educationally backward classes of citizens or for scheduled caste and scheduled tribes. I make it very clear that so far as the implementation of directive principle is concerned, we know that even that implementation has to be done in accordance with and protecting the fundamental rights of the individual. Therefore, unless an exception is created in the article of fundamental right itself, probably this kind of law or executive order could not have been passed by the state government. So I think this was a very good amendment made at that time, because of which enabled the government to make policy to protect the interest of the women, children as well as socially and educational backward classes. क्योंकि समानता का अधिकार आर्टिकल 15 है एक्चुअली में उसमें, लेकिन इसे क्यों जोड़ा गया, इसको समझने के लिए आपको कम्युनल जियो को समझना पड़ेगा कि ये कम्युनल जियो क्या है। 16 सितंबर 1921 को जियो नंबर 613 के नाम से सरकारी नौकरियों में विभिन्न समुदायों जैसे ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य के लिए निश्चित अनुपात में तमिलनाडु राज्य में पदों का आरक्षण किया गया था और पदें सुनिश्चित की गई थी। यह भारत में आरक्षण नीति का प्रारंभिक रूप था और ये 1921 में लागू हुआ था। तो मैं सोच भी रहा था कि देश उस वक्त हमारा आज़ाद नहीं था, लेकिन ये लागू हुआ कैसे फिर ये। तो उस वक्त जब हमने जानने की बात, और ये जस्टिस पार्टी के द्वारा लागू किया गया, जस्टिस पार्टी के सिफारिशों पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे लागू किया था। 1920 में भारत एक स्वाधीन राष्ट्र नहीं था, यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था। इस समय मैड्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी की सरकार का गठन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों, जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तहत लागू डायरकी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप हुआ था। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम कुछ बातें सामने आते हैं, लेकिन आप ये मान के चले कि वहाँ पे एक सिस्टम एडॉप्ट किया गया था और उसमें मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म्स था उसके आधार पर ये चल रहा था। तो इस पर अभी हम बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार ये था कि जस्टिस पार्टी, और वहाँ पे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जस्टिस पार्टी का चुनाव हुआ, उसमें बातें आई। जस्टिस पार्टी का जो मूल आधार था, और उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारे यहाँ जो ब्राह्मण व्यवस्था है यह गलत है और हर जगह जो है उनका वर्चस्व है। इस वर्चस्व के खिलाफ उन्होंने अपने लोगों को लामबंद किया जस्टिस पार्टी ने। अब जस्टिस पार्टी में कौन कौन से लोग थे मैं आपको यह बता दूं। जस्टिस पार्टी में TM नायर थे, पेरियार वी रामासामी थे, पिट्टी त्यागराजन थे, और इन सभी लोगों ने एक जो जस्टिस पार्टी से जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना उन्होंने 1916 में की थी। और इन्होंने दबाव डाल करके 2021 में ब्रिटिश सरकार से दबाव डाल करके इन्होंने 16 सितंबर 1921 को जियो नंबर 613 के नाम से एक कम्युनल जियो लागू करवाया मैड्रास स्टेट में। अब इसमें क्या था कि इसमें देखिए जो कैसे इनका रेशियो था, रिप्रेजेंटेशन कैसे था एक्चुअली में रिजर्वेशन का। नॉन ब्राह्मण जो हिंदू थे उनके लिए 44%, जो ब्राह्मण्स थे 16%, मुस्लिम थे उनको 16%, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस के लिए 16% और शेड्यूल कास्ट के लिए 8%। टोटल 100% में ये पूरे 100% रिजर्वेशन का एक उन्होंने डिवीज़न किया था डिफरेंट ग्रुप्स के हिसाब से, डिफरेंट कास्ट के नाम पे, और उसको लागू किया था। यह चल रहा था और ये चलता रहा। मसला तब आया जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, फिर हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ। उसके बाद जब संविधान लागू हुआ
तब श्रीमती चंपकम दुरईराजन, जो एक जनरल कैटेगरी की संभ्रांत महिला थी, इन्होंने दावा किया कि योग्य होने के बावजूद जाति आधारित आरक्षण नीति के कारण उन्हें मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से वंचित किया गया। उसी तरीके से एक CR श्रीनिवासन थे, जो याचिकाकर्ताओं में उनका भी एक नाम है। उन्होंने भी कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश से वंचित होना पड़ा हमें, और यह गलत है। यह आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 की अवहेलना है, आर्टिकल 29(2) की अवहेलना है। जैसे आर्टिकल 51 आप जानते हैं क्या है कि राज्य को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 29 में यह कहता था कि कोई भी राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, मूल वंश या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। ये बात ही थी। अब मद्रास जो हाई कोर्ट था, अब संविधान के अनुसार उन्हें फैसला लेना था, और मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला लिया कि यह कम्युनल जियो गलत है, और उन्होंने फैसला ले लिया। मामला फिर, चूंकि ये जस्टिस पार्टी और चूंकि वर्षों से चली आ रही एक व्यवस्था थी तमिलनाडु में, जो सरकार थी, और उस वक्त सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला 9 अप्रैल 1951 को सुनवाई हुई, और 5 जजों की जो फुल बेंच होती है उस पर सुनवाई की गई, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति SR दास ने की, और चीफ जस्टिस उस वक्त HJ कन्या थे। और इस मुद्दे पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि संविधान के तहत उन्हें फैसला लेना था, और उस वक्त जब ये सुनवाई चल रही है, भारत के संविधान में आर्टिकल 15(4) नहीं था। यह ध्यान रखने की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई क्या मद्रास सरकार का सामुदायिक जो जियो है, जो कम्युनल जियो है, जो जाति के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में सीट का आवंटन करता है, अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन करता है या नहीं करता है। अब चूंकि उस वक्त 15(4) नहीं था, संविधान के पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि राज्य को यह क्या आज़ादी है कि अपने राज्य के अधीन वो ऐसी सेवाएं निर्मित कर सकता है, लागू कर सकता है ऐसी नीतियों का। फिर ये हुआ कि भाई जो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अनुरूप क्या होना चाहिए। फाइनली जो याचिकाओं का जो तर्क था, उस तर्क के आधार पर कि भारत में जाति और लिंग और भाषा और धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कम्युनल जियो के खिलाफ फैसला दे दिया। जब ये फैसला आ गया, और ये एक बहुत बड़ा ब्लो था तमिलनाडु के लिए, क्योंकि एक बरसों जो उनकी परिपाटी रही थी, जो उनका पूरा स्ट्रक्चर, जो सिस्टम चल रहा था, वो पूरा सिस्टम अचानक बिल्कुल बैठ गया। और तब ऐसी स्थिति में पूरे तमिलनाडु राज्य में प्रदर्शन के दौर शुरू हुए। अब यहीं पर आते हैं EV रामास्वामी पेरियार। और पेरियार साहब ने किस तरीके से पूरे देश भर में जो आंदोलन किया, पूरे तमिलनाडु में, पूरे तमिलनाडु में जिस तरह से किया, जो रोष पैदा किया, कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे पूरे देश के, उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि एक ऐसे प्रावधान की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत है कि राज्य को फ्रीडम दिया जाए कि राज्य अपने भीतर, अपने जो उनकी सीमा है, राज्य की सीमा के भीतर नीतियों के निर्माण में उनको स्वतंत्रता मिले, नीति का निर्माण कर सकें। और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट बिल आया 1951 में, और ये बिल जाकर के पास हुआ और आर्टिकल 15(4) लाया। हम ज़रूर इस बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। हमारे महामंत्री फेडरेशन की IOBC के आदरणीय श्री G करुणानिधि जी ने भी बताया, और उन्होंने याद किया कि ये क्या दिन थे 1950 के। वो कहते हैं कि 1950 में 14 अगस्त के दिन पेरियार ने जब आंदोलन शुरू किया था और तमिलनाडु के लोगों से सांप्रदायिक आरक्षण दिवस घोषित करके विरोध जताने का आह्वान किया। यह विरोध भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस फैसले के खिलाफ था जिसमें मद्रास प्रेसिडेंसी
ने 1928 से लागू, जबकि 1921 में लागू हो गया था, लेकिन 1928 में पूरी तरह प्रभावित हुआ था। लागू सांप्रदायिक जो कम्युनल जियो था, उस आरक्षण नीति पर रोक लगा दी थी। द्रविड़ शासन के तहत तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने 1928 से ब्राह्मणों सहित समुदाय के सभी घटकों को 100% का आरक्षण दिया था। जब 1950 में भारतीय संविधान लागू किया गया तो मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए कुछ सवर्ण जो लोग थे, उन लोगों ने तमिलनाडु में अपनाई गई आरक्षण नीति को चुनौती देते हुए मद्रास हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। मद्रास हाई कोर्ट ने आरक्षण नीति पर रोक लगाई। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी आरक्षण नीति पर रोक लगाना जारी रखा। सामाजिक जो क्रांतिकारी हमारे E.V. रामास्वामी पेरियार थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और लोगों को आंदोलन के लिए संगठित किया। ब्राह्मणों को छोड़कर सभी गैर ब्राह्मण संघर्ष में शामिल हुए। पेरियार ने घोषणा की कि 14 अगस्त 1950 को तमिलनाडु में सभी क्षेत्रों में पूर्ण आंदोलन होगा। यहाँ पे चूँकि जो तमिलनाडु है, नॉर्मली हम यहाँ इस तरह के शब्द का यूज़ नहीं करते हैं कि ब्राह्मण, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, वहाँ ब्राह्मण्स बनाम नॉन ब्राह्मण्स की हमेशा से जो एक टसल और एक संघर्ष रहा है, वो सामने रहा है। तो इस लड़ाई में इसलिए उनका नाम यहाँ पर आया है कि ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण दो घटकों के रूप यहाँ इकट्ठे हुए और दोनों ने अपने अपने तरीके से इस लड़ाई को जारी रखा। पेरियार ने घोषणा की कि 14 अगस्त 1950 को तमिलनाडु में सभी क्षेत्रों में पूर्ण बंदी का आग्रह किया और पूर्ण आंदोलन का आग्रह किया। छात्रों, शिक्षकों, डॉक्टरों, सरकारी कर्मचारियों सहित सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। केंद्र सरकार को इस आंदोलन जो प्रतिक्रिया करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा, उन्हें सोचने के लिए मजबूर किया इस प्रदर्शन ने। और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर ने पहला संशोधन लाया, जिसने सरकारों को पिछड़े, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाया। अनुच्छेद 15(4) को शामिल किया गया और सामाजिक और शैक्षिक रूप से इस शब्द को संविधान में जगह मिला। ये पहली बार आर्टिकल 15(4) का जब ये अमेंडमेंट हुआ तो पहली बार सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को उसमें जगह दी गई। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1950 में पेश किए गए भारतीय संविधान में शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान नहीं था। नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने वाला केवल अनुच्छेद 16(4) था। पेरियार ने जो संघर्ष तमिलनाडु के लोगों के लिए ही नहीं किया, जो किया मतलब तमिलनाडु में तो ये प्रभावशाली थे ही, बल्कि पूरे देश में जो पिछड़ी जातियां थी, अनुसूचित जातियां थी, जनजाति थे, अल्पसंख्यक थे, उनके लिए शिक्षा में आरक्षण का मार्ग खोला। जो C.N. अन्नादुरई और जो पेरुम थलाइवर महान नेता जो थे, कामराज जिनको कहते थे, पेरियार के साथ इस संघर्ष में समर्थन में आए। निहित स्वार्थों और यथास्थितिवादियों द्वारा सामाजिक न्याय को चुनौती देने की इस घड़ी में इस देश के युवाओं को महान नेता जो पेरियार का जो संघर्ष था उसे याद रखना चाहिए। यह एक उनकी टिप्पणी आई थी एक्चुअली हमारे पास में, मैं उसको पढ़ रहा था थोड़ा विस्तार से, क्योंकि वो तमिलनाडु से आए हैं और लगभग 40 वर्षों से सामाजिक न्याय के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। तो साथियों, आर्टिकल 15(4) को हमें समझना बहुत ज़रूरी था। हम एक और चर्चा करेंगे हम आने वाले दिनों में कि भारत के ही पहले अमेंडमेंट में ही बिल जब आया तो ये SEEBC का बिल आया, माने सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का बिल आया। यह बहुत ध्यान देने की बात है। लेकिन उस वक्त तमाम बहस होने के बावजूद पार्लियामेंट में उस इकोनॉमिक शब्द को हटाया गया और पिछड़े वर्ग की जो पहचान हुई उसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का जिक्र किया। उसमें वोटिंग बाकायदा बिल में हुई और वोटिंग में वो बिल जो है पास नहीं हुआ, संशोधन के साथ में जा करके, और सोशली एजुकेशनली बिल के साथ वो पास हुआ। तो एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ें हम ये आप सबके साथ शेयर करना चाहते थे। और हम आने वाले दिनों में और भी कई महत्वपूर्ण के कामराज का भी हम जिक्र करेंगे एक्चुअली। और तमिलनाडु से संबंधित हमारे पास कई ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वो सचमुच एक तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जिसे हमें सामाजिक न्याय को सोचने और समझने की दिशा मिलती है। हम ये समझ सकते हैं कि आर्टिकल 15(4) यदि लागू नहीं हुआ था तो क्या कोई भी राज्य आज इस स्थिति में होता
कि वह अपने जो उनका जो क्षेत्र अधीन है कोई नीति का निर्माण कर सकता था। उनके राज्य में जो उनकी जातियां हैं और उनके जो समुदाय हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाशिए पे हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ये केवल फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 का आर्टिकल 15(4) है जिससे वो इस हाशिए का जीवन से निकल करके और मुख्य धारा में आ सकते हैं। धन्यवाद।